हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर के बारे में, यानी कोशिका के केंद्रक के बारे में। इससे पहले हम कोशिका की बाह्य झिल्लियों यानी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ चुके हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले सभी ऑर्गन्स के बारे में हमने स्टडी की है। आज से हम शुरू कर रहे हैं सेंटर यानी कि केंद्रक। ये कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है कोशिका का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसका कोई ना कोई एक सेंटर होता है, उसी प्रकार जो कोशिका होती है, जो एक सेल होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एक सेंटर पाया जाता है। और क्योंकि ये पूरी कोशिका को कंट्रोल में रखता है इसलिए इसको कंट्रोलिंग सेंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कोशिका की स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है। थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो ये कोशिका है इसके सबसे बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इस कोशिका भित्ति के अंदर वाली साइड कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर ये जो कोशिका भित्ति है ये नहीं पाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है और वो भी डबल लेयर्ड होती है, द्विझिल्ली युक्त होती है, जिस कारण ये एक विकसित कोशिका कहलाती है। और ये एक यूकैरियोटिक सेल होती है जिसकी जो बाह्य कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर डबल लेयर पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर ये यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कुछ प्लाज्मा जैसी संरचना पाई जाती है जिसके अंदर जल और कुछ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह भरे रहते हैं। कुछ लिक्विड जैसी स्ट्रक्चर होती है और इसी के अंदर एक बीचों बीच एक केंद्रक होता है। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसलिए ये सुविकसित केंद्रक होता है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में द्विझिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि उनके ऊपर ये जो झिल्ली है ये अनुपस्थित होती है, जिस कारण से ये विकसित नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो बाद में बनी हुई सेल्स है, उनके अंदर धीरे धीरे विकास क्रिया के दौरान यहाँ पे द्विझिल्ली युक्त केंद्रक का निर्माण हुआ है। और आपको सेल ऑर्गन्स के बारे में तो मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के बाहर जस्ट कुछ इस प्रकार से अंगक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ईआर या फिर अंतर्द्रव्य जालिका। और यहीं पे कुछ इसके ऊपर अंतर्द्रव्य जालिका के कुछ ऊपर कुछ इस प्रकार से संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और कुछ यहाँ पे इस प्रकार से संरचना पाई जाती है जो क्या कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। और कुछ इस प्रकार से हरित लवक और भी बहुत सारे अंगक हैं जो यहाँ पे लाइसोसोम हो गया, जैसे सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम केंद्रक के जस्ट बाहर बेलनाकार संरचना होती है यानी तारकाय। और कुछ और भी रसदानियाँ वगैरह जो भी है, छोटे छोटे साइटोपंजर्स बोलते हैं हम उन ऑर्गन्स को, ये सारे हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इतनी तो हम लोग बात कर चुके हैं अब तक की वीडियोस में, लेकिन हम आज कोशिका के केंद्रक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी सबसे पहले। तो सबसे पहले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और वो भी कब, 1931 में। तो इन्होंने सबसे पहले जो केंद्रक है इसकी खोज कौन सी सेल्स में की थी, जब इन लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखा। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर कुछ झिल्लीनुमा कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ झिल्लीनुमा संरचना दिखाई दी, जो कि हमारा केंद्रक कहलाता है। जो जंतु कोशिका होती है एक और एक होती है प्लांट सेल, इनमें दोनों में केंद्रक की स्थिति थोड़ी अलग अलग होती है। जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक है वो एकदम बीचों बीच पाया जाता है कोशिका के, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर केंद्रक एक साइड में परिधि की ओर और बीच में रसधानी पाई जाती है। तो यही फ़र्क होता है इसमें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। जो ये केंद्रक होता है ये कोशिका का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि जो ये केंद्रक होता है इसका पूरी कोशिका के ऊपर कंट्रोल होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे न्यूक्लियो एसिड्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, आरएनए वगैरह जो भी है वो सभी केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और इन सभी का कंट्रोल पूरी सेल के ऊपर होता है। पूरी सेल में समन्वय करने का कार्य जो है ये सेंटर करता है, इसलिए इसको कंट्रोलिंग सेंटर भी बोलते हैं, यानी कि नियंत्रक केंद्रक भी बोलते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक है, केंद्रक का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि सभी सेल्स में ये जो सेंटर है ये उपस्थित होता है, कुछ कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होता है। जैसे जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है उसके अंदर जो सेंटर है वो नहीं पाया जाता है, और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल है, कुछ साइनोबैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है, इन सभी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, और सभी में इनका आकार भी सेम नहीं होता है। कुछ कोशिकाओं में गोलाकार होती है, किसी में लंबाकार होता है, किसी में कैसा, मतलब अलग अलग आकार का केंद्रक पाया जाता है। नॉर्मली सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी है जैसे छोटे बैक्टीरिया है, यूग्लिना, पैरामीशियम है, जैसे इसमें एक केंद्रक की जगह दो केंद्रक पाए जाते हैं। इसीलिए कभी कभार ये एक से अधिक भी कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनके अंदर हम केंद्रक को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आइए दोस्तों केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने बना ली है केंद्रक की संरचना। जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन है। तो इसमें देखिए ये जो सबसे बाहर डबल लेयर पाई जाती है, इसमें इसकी जो बाहरी झिल्ली है इसको हम बाह्य झिल्ली, और इसके अंदर वाली लेयर को आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। इन दो झिल्लियों के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, यानी पराकेंद्रीय स्थल। और इसके अंदर ये जो जीव द्रव्य भरा रहता है इसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस झिल्ली के बीच में कुछ पोर यानी कुछ रंध्र जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, तो इसको हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, यानी कि केंद्रक रंध्र बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं वो केंद्रक के अंदर कैसे अंदर आते हैं, तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये कोशिका द्रव्य से पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। और जो ये आपको जालक जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है इसको हम क्रोमेटिन जाल या फिर कुछ गुणसूत्र बोल सकते हैं। इसके अंदर सारे न्यूक्लियो एसिड्स भरे रहते हैं और ये एक जाल के रूप में पाए जाते हैं, जो एक
इसकी संरचना पर निर्भर करता है। केंद्रक की संरचना इस क्रोमेटिन जाल पर निर्भर करती है। ये थी इसकी संरचना। आगे इसकी संरचना के एक एक पार्ट का हम अलग से अध्ययन करेंगे। जो केंद्रक है वो 4 प्रकारों से मिलके बना होता है। फर्स्ट होता है केंद्रक झिल्ली, सेकंड होता है केंद्रक द्रव्य और थर्ड होता है केंद्रिका। वो मैं आपको बताना चाहती थी कि उसके अंदर एक ग्रीन कलर की मैंने बनाई थी। वीडियो को बैक करके देखना कि उसमें एक ग्रीन कलर का कुछ इस टाइप से केंद्रक के अंदर भी था। उसको हम केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। और फोर्थ नंबर है गुणसूत्र जाल। तो सबसे पहले हम केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या होती है। तो जो केंद्रक झिल्ली होती है यह दोहरी झिल्ली युक्त होती है। लगभग 75 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है। और इसके अंदर कुछ मैंने आपको बताया था इस प्रकार से झिल्ली थी। ये बाह्य झिल्ली थी, ये आंतरिक झिल्ली है जैसे। तो इसके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम पैरान्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। तो ये जो स्पेस है ये लगभग 300 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस झिल्ली का मेन कार्य क्या होता है कि ये जो झिल्ली होती है ये हमारे कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग रखती है, ताकि जो साइटोप्लाज्म है हमारा कोशिका द्रव्य है वो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य से मिल ना जाए। क्योंकि केंद्रक के अंदर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लियो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर और भी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो ये आपस में मिल ना पाए इसलिए इसके अंदर ये झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली के अंदर कुछ पोर जैसी संरचना भी आपको दिखाई दे रही है। इन छिद्रों की मदद से जो कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ पदार्थ है उनका आदान प्रदान केंद्रक द्रव्य के अंदर होता है। आगे देखते हैं केंद्रक द्रव्य के बारे में। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा रहता है उसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसको हम कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो क्रोमेटिन जाल होता है यानी गुणसूत्र और जो भी संरचनाएं होती है वो सारी फैली हुई रहती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताई थी संरचना। इस प्रकार से जो गुणसूत्र है ये केंद्रक द्रव्य में पड़े रहते हैं। और इसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है इस प्रकार से कुछ। और नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है? ये तो सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर हमारा है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर एक छोटा केंद्रक भी पाया जाता है जिसकी अभी तक ज़्यादा डीपली खोज तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसके अंदर भी कुछ केंद्रिक द्रव भरा रहता है। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियो एसिड्स होते हैं। और कुछ कणिकीय पदार्थ भरा रहता है इसके अंदर। तो ये था केंद्रिका। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर हमारा कौन सा पार्ट था? गुणसूत्र जाल। तो दोस्तों जो केंद्रक होता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपने देखी होगी। कुछ जगह गहरी होती है, कुछ हल्की संरचनाएं। इसके अंदर ये इनको क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटिन जाल यानी कि गुणसूत्र जाल बोलते हैं इसको। और इसके अंदर ये कुछ जो गहरे कुछ गुणसूत्र होते हैं एक जगह इकट्ठे होकर गहरा रंग देते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन।
और कुछ जो गुणसूत्र होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, थोड़ा कम कलर देते हैं, उनको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो इन दोनों में अंतर क्या है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में, कि जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं उनके अंदर डीएनए की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और आरएनए की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जो यूक्रोमेटिन है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए अधिक होता है और आरएनए कम होता है। तो ये इस दोनों में अंतर था, और ये था हमारा गुणसूत्र जाल। अभी इस गुणसूत्र जाल के बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी इसके अंदर गुणसूत्र कैसे बनते हैं, गुणसूत्र कैसे होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इन सभी के बारे में हम अलग से टॉपिक लाएंगे, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। तो ये दोस्तों सिर्फ केंद्रक की संरचना है। केंद्रक के कार्यों के बारे में आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गुणसूत्र। अभी केंद्रक के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या कार्य करता है। सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है जो सेंटर का होता है, कि जो सेंटर होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए उपस्थित है, इसका मतलब हमारी पूरी आनुवंशिकता, जेनेटिक्स सारी केंद्रक पर निर्भर करती है। जब डीएनए है तो हमारी जो आनुवंशिक गुणों का निर्धारण है वो भी कौन करता है, केंद्रक करता है। और सेकंड नंबर ये है कि हमारे शरीर की समस्त जैविक उपापचय क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो भी केंद्रक करता है। और थर्ड नंबर ये है कि जो केंद्रक होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक का मेन वर्क होता है क्योंकि केंद्रक में ही तो गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्रों का ही तो हमने विभाजन करना है ना। जब कोशिका विभाजित होती है तो गुणसूत्र भी दो भागों में विभाजित होते हैं। ये आगे दो गुणसूत्रों से आगे 4 गुणसूत्र बनते हैं, इस प्रकार से। तो कोशिका विभाजन में भी ये सहायक होता है। और जो डीएनए है, डीएनए की भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर मैं आपको फ़िलहाल इतना बता देती हूँ कि जो डीएनए है उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। मतलब डीएनए अपनी बहुत सारी फोटोकॉपीज बनाता है, अपने जैसी बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण करता है। तो ये क्रिया भी हमारी किसमें होती है, सेंटर के अंदर। और आरएनए ट्रांसलेशन यानी डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया केंद्रक में होती है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया केंद्रक से बाहर होती है, वो भी किसके द्वारा, जो हमारे केंद्रक है उसके अंदर कुछ पोर पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनते हैं तो ये प्रोटीन्स यहाँ पे इन छिद्रों द्वारा बाहर आ जाते हैं, और बाहर ही केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य के अंदर ही जो प्रोटीन्स है वो बनते हैं। तो इस प्रकार लगभग समस्त जैविक क्रियाएं हमारे केंद्रक से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे केंद्रक के कार्य। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ केंद्रक की संरचना, केंद्रक के कार्यों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र के कार्य सब कुछ पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।